वेलकम बैक दोस्तों, बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल बघेल सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। हमारा चैनल आपका पुनः बार बार स्वागत करता है क्योंकि हम वीडियो डालते रहते हैं, तो हमारा चैनल भी आपका स्वागत करता रहेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको केमिस्ट्री से संबंधित, आपके जीवन से संबंधित, आपके जीवन से जुड़ा हुआ जो भी रसायन है, जो भी हम रसायन पढ़ रहे हैं या जो हम पढ़ा रहे हैं, वो रसायन कहीं न कहीं हमारे जीवन से जुड़ी हुई रहती है। तो इस केमिस्ट्री के पाठ में हमारा जो पाठ है कक्षा 12 रसायन विज्ञान, कक्षा 12 रसायन विज्ञान का जो पाठ है वो है पाठ 9 उपसहसंयोजक यौगिक। उपसहसंयोजक यौगिक को कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि इनमें उपसहसंयोजी बंध बना होता है। इसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं, संकुल यौगिक भी कहते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ से हम पाठ के अंदर घुसने से पूर्व हम आपको कुछ पाठ की विशेष जानकारियाँ बता दें कि हमारे प्रकृति में, हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द, हमारे अंदर बहुत सारे पदार्थ जो हैं, रासायनिक पदार्थ, वो दूसरे पदार्थों के साथ मिश्रित अवस्था में रहते हैं, अलग अलग अनुपात में जुड़े रहते हैं। तो अलग अलग अनुपात में जुड़ने के लिए आपने 11वीं की केमिस्ट्री में संकरण पढ़ा होगा कि जो परमाणु होते हैं वो दूसरे परमाणुओं से एक इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के द्वारा, एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। जिनमें हमारे बंध पढ़ते थे हम पीछे की क्लासों में, वो थे हमारे सहसंयोजी बंध, आयनिक बंध, आयनिक बंधों को कहते थे हम वैद्युत बंध। तो उन बंधों के अलावा भी एक हमारा बॉन्ड होता था, क्योंकि वहाँ पर क्या था, वहाँ जो परमाणु थे वो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के द्वारा जुड़ते थे। बॉन्डों का जो फॉर्मेशन होता है वो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से ही होता है। जब कोई परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए या स्थायी गैस के विन्यास के प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन अष्टक, जब स्थायी अक्रिय गैस का स्थायी विन्यास प्राप्त करेगा, तो जो उनके पास अव्यवस्थित इलेक्ट्रॉन है, अव्यवस्थित इलेक्ट्रॉन है, उन अव्यवस्थित इलेक्ट्रॉनों को वो हटाएगा। या स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए उनके बाह्य कोश में जो अव्यवस्था रहती है, उस अव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का वो अरेंजमेंट करते हैं। तो दो प्रकार की तत्वों के अंदर घटनाएं पाई जाती हैं कि या तो वो इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं या वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अगर उनको व्यवस्था पिछली वाली बनानी है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को दान कर देते हैं, और अगर पिछली वाली व्यवस्था को कंप्लीट करना है, अष्टक पूर्ण करना है, तो वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं। अब आप कहेंगे सर कि इसमें जो है कौन इलेक्ट्रॉन दान करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसकी व्यवस्था की जानकारी हमें कैसी होगी? तो इसकी व्यवस्था की जानकारी के लिए हम आपको एक नियम बता देते हैं। वो नियम है अष्टक नियम। अष्टक नियम का मतलब है कि उनके पास अक्रिय गैस का स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए उनके बाह्य कोश में या संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो जब उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी आपके पास क्या है, आपके पास ये 5 और 3 8, वही कहता है आपके पास ये 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। चाहे तो आपके पास आगे वाले 8 इलेक्ट्रॉन कर लें आप, या फिर आप पीछे वाले 8 इलेक्ट्रॉन कर लें, क्योंकि हमारे पास जो घटनाएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो ये हमारा फॉर्म होता है अक्रिय गैसों का 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो अष्टक नियम जो है वो 8 पर चलता है। तो हमने लिखा किसी का परमाणु क्रमांक 2, 8 और 8, 2, 8, 8। अब 8 की जगह 2, 8, 8 होना चाहिए अक्रिय गैसों का। अब हमने 8 की जगह क्या कर दिया? 7 कर दिया। 8 की जगह कितना कर दिया? 7। तो जब 8 की जगह 7 करेंगे तो अब यहाँ पर भी क्या करना है, हमें 8 करने हैं। तो जब 8 करेंगे तो ये क्या करेगा, ये जिसका परमाणु क्रमांक ये है, वो परमाणु क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन दान करे, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन दान करे। कितने? 7 इलेक्ट्रॉन दान करे। या वो 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले। कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। काम दोनों दोनों के पास सरल है, काम दोनों बराबर हैं, लेकिन ये इसको 7 इलेक्ट्रॉन देने के लिए 7 व्यक्ति चाहिए, 7 तत्व ऐसे चाहिए जो इनको इलेक्ट्रॉन लें। या वो कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो अब आप ही बताइए कि इसमें सरल काम कौन सा हुआ? सरल काम हुआ इलेक्ट्रॉन लेने का।
तो जो ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के और बाह्य कोश में कितने कर लेगा, 8। कितने कर लेगा, 8। अब जब 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा तो अब इसकी घटना आपने समझ रखी होगी कि अब इसके पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर इसके पास 8 की जगह 7 की जगह अब कितने हो जाएं, 6 हो जाएं, तो या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हटाए तब इसको 8 मिलेंगे पीछे वाले, या ये 6 इलेक्ट्रॉन की जगह 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब काम कौन सा सरल है इसके पास, आप ही बता देंगे। सरल काम है कि 2 इलेक्ट्रॉन लेने का। सरल काम कौन सा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने का। तो सिंपल सी बात है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। अगला, अब इसके पास हमारे पास कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन हटाए तो पीछे वाले 8 करेगा, या ये 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण कर ले। जब 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण करेगा तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अर्थात फिर आपका वही काम हो गया, समझ गए होगे आप तो, कि अब ये क्या करेगा, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के 5 की जगह 8 कर लेगा। अर्थात ऐसे तत्व जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। कंडीशन, इसके बाद आगे वाली कंडीशन समझते ही आप जो है पीछे का अपने आप समझ जाएंगे। अब क्या हो गया, अगर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास दोनों पॉसिबिलिटी संभव हो जाती हैं। कौन सी हो जाती हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन दान भी कर देगा, 4 इलेक्ट्रॉन दान भी कर देगा, और ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करेगा। कितने, ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है। अर्थात ऐसा तत्व जो है वो अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन दान भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है। तो ये था हमारा। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद फिर आप समझ गए होंगे कि जब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये क्या करेगा, नॉर्मली है कि 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बजाय 3 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। यहाँ 2 हो जाएंगे तो भी 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, 1 हो जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन भी दान करेगा। तो जिनके बाह्य कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन दान करके पीछे वाले 8 ग्रहण कर लेते हैं, और जिनके पास 4 को छोड़ करके 5, 6, 7 होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो क्या कर लेते हैं, अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। बीच का बचता है चौथा। तो अगर चौथे इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु अगर पीछे वाले यानी कम इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से संयोग करता है तो उनकी प्रवृत्ति होती है दान करने की, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अगर आगे वाले से काम करता है, आगे वाले से क्रिया करता है, तो इसको अपने 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है। तो ये तो आपने पीछे 9th में, 10th में, 11th में आपको ये बॉन्ड पढ़ाए होंगे। 11th में नहीं पढ़ाते हैं, आपके 9th में और 10th में पढ़ाते हैं। लेकिन आगे जो बनता है कि इस प्रकार का संयोजन कहीं न हो, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान न हो, तो तत्व जो है वो बराबर की साझेदारी करके सहसंयोजी बंध भी बना लेते हैं। तो जब बराबर की साझेदारी करके सहसंयोजी बंध बना लेते हैं तो उसे कहते हैं सहसंयोजी आबंध, और वो हमारे कहलाते हैं जब उनकी विद्युत ऋणात्मकता कैसी होती है, समान होती है। अर्थात दोनों तत्वों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, समान होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन दान करने वाले हों, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले हों, तो न तो वो इलेक्ट्रॉन दान करेंगे और न वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। जैसे हमारे किसके बीच में सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सहसंयोजी बॉन्ड पाए जाएंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सहसंयोजी बॉन्ड पाए जाएंगे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में सहसंयोजी बॉन्ड पाए जाएंगे। और हम बात करते हैं अधातु, अधातु के मध्य जो है वो सहसंयोजी बॉन्ड पाए जाते हैं। कौन से, सहसंयोजी बॉन्ड पाए जाते हैं। इसके अलावा भी एक बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को कहते हैं उपसहसंयोजी बॉन्ड। उपसहसंयोजी बंध। अर्थात उपसहसंयोजी बंध क्या होता है, जब किसी परमाणु से या अणु से या यौगिक से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इसका नाम क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर दिया जाता है, अपने पास भी रखता है और दूसरे को भी दे देता है। तो इस प्रकार का जो बॉन्ड होता है वो कहलाता है उपसहसंयोजी आबंध, और इनके द्वारा जो पदार्थ बनते हैं उन्हें कहते हैं उपसहसंयोजी यौगिक। तो हमने आपको यहाँ पर इतनी बात जो है वो सामान्य तौर पर बताई। आगे की बात हम क्या देखेंगे कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे यौगिक, जैसे हमारा ब्लड जो है वो ब्लड भी एक संकुल यौगिक के रूप में पाया जाता है। बहुत सारे तत्व जो होते हैं वो संकुल यौगिक के रूप में पाए जाते हैं, संकुल के रूप में पाए जाते हैं।
ठीक है, संकुल यौगिक के रूप में या संकुल के रूप में पाए जाते हैं। तो वो एक दूसरे से जो होते हैं वो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब आगे देखेंगे, आगे क्या है इसमें संकुल यौगिकों के बनने का उपसंयोजन सिद्धांत, संकुल यौगिकों के बनने का बर्नर सिद्धांत, यानी उप सह संयोजी यौगिकों के बनने का बर्नर सिद्धांत, बर्नर सिद्धांत। तो हमारे एक वैज्ञानिक हुए हैं अल्फ्रेड बर्नर, ठीक है, ये स्विस के वैज्ञानिक हैं अल्फ्रेड बर्नर, स्विस वैज्ञानिक। अल्फ्रेड बर्नर ने उपसहसंयोजी यौगिक का सिद्धांत दिया। तो स्विस वैज्ञानिक जो हैं वो अल्फ्रेड बर्नर ने उपसहसंयोजी यौगिक का क्या दिया, सिद्धांत दिया। और उन्होंने बताया कि जो एकांकी इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु भी हो सकते हैं, परमाणु अणु भी हो सकते हैं, ऋणायन भी हो सकते हैं, धनायन भी हो सकते हैं, या उदासीन परमाणु, उदासीन यौगिक भी हो सकते हैं। कैसे होते हैं? उदासीन यौगिक। उन्होंने उदासीन यौगिक को क्या कहा? यौगिक को लिगेंड कहा। क्या कहा उन्होंने? लिगेंड। और लिगेंड को हमने शो किससे कर दिया? कैपिटल एल से शो कर दिया। इन्होंने लिगेंड नाम दिया है और लिगेंड को किससे शो कर दिया? कैपिटल एल से। तो कैपिटल एल का मतलब है यहाँ पर क्या होते हैं? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। अब ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाले जो भी ये होंगे, जिनके हमने ये नाम लिख दिए हैं, चाहे आपके परमाणु हो, अणु हो, आयन हो, धनायन हो, या फिर वो उदासीन यौगिक हों, तो वो क्या करेंगे? एकांकी इलेक्ट्रॉन दान करेंगे। लेकिन दान करेंगे तो किसको दान करेंगे? किसी भी मेटल को दान करेंगे जिनके पास क्या है? जिनके पास बाह्य कोश रिक्त होता है, रिक्त, खाली। अब खाली के अंदर क्या क्या आते हैं? खाली के अंदर आते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट और एफ ब्लॉक के एलिमेंट। तो पीछे वाले में हमने डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक जब पढ़ाए थे तो वहाँ भी बताए थे कि इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति होती है, और संकुल वो बनाते हैं जिनके पास बाह्य कोश रिक्त होते हैं, ठीक है, या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और रिक्त भी होते हैं। दोनों प्रकार की घटनाएं होती हैं, वो बनाते। तो मान लिया हमने कोई मान लिया एम मेटल, चाहे तुम्हारा संक्रमण श्रेणी का तत्व हो, चाहे 3D का हो, चाहे 4D का हो, चाहे 5D का हो, चाहे 6D का हो, चाहे 4F का हो, चाहे 5F का हो। हमने हमारी धातुएं होती हैं उनको हमने M से मान लिया। जब M से मानेंगे तो पीछे जो अपने तत्व पड़े थे संक्रमण श्रेणी के तत्व, उसमें आपने एक बात देखी होगी कि उनके पास जो होते हैं वो परिवर्ती संयोजकता रखते हैं। तो परिवर्ती संयोजकता रखने के कारण हमने क्या मान लिया कि वो कुछ n प्रकार की संयोजकता, धनायन संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जब n प्रकार की धनायन संयोजकता प्रदर्शित करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि वो किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे, भाई तभी तो धनायन बनाएंगे। जब उदासीन लिगेंड, उदासीन परमाणु या जो धातु है वो जब धनायन बनाएगा तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दान करेंगे। तो दान करने के लिए यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर ऋणायन होते हैं। और ऋणायन हमने क्या मान लिए? ऋणायन, ऋणायन को हम कहते हैं एनायन और धनायन को कहते हैं कैटायन। तो हमने इनको एनायन मान लिया। एनायन को माना हमने A- से। तो जब इसके साथ में N जुड़े रहेंगे तो हमारे N जुड़े होने के कारण यहाँ पर क्या आ जाएंगे? A- वाला भी जुड़ जाएगा, क्योंकि उस समय उसका इलेक्ट्रॉन इसने ले रखा होगा। और ये जो संयोजकता होगी वो इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान करके हो रही है, इसलिए हमने इसको क्या है? डॉटेड डॉटेड मान लिया। इनकी संख्या हम N प्रकार ले सकते हैं।
n प्रकार का मतलब हमने A माइनस ले लिया, हमने इनकी संयोजकता इस प्रकार के अलग अलग ले ली A माइनस। इसका मतलब है कि अगर ये 1 प्लस का होगा तो 1 माइनस का जुड़ा होगा, 2 प्लस के होंगे तो 2 माइनस के जुड़े होंगे, और 3 प्लस के होंगे तो 3 माइनस के जुड़े होंगे, 4 प्लस के होंगे तो 4 माइनस के जुड़े होंगे। बर्नर ने यह बताया कि ये जो प्रकार की संयोजकता होती है इन्हें कहते हैं प्राथमिक संयोजकता। क्या कहते हैं? प्राथमिक संयोजकता। ये जो संयोजकता है वो कैसी है? प्राथमिक संयोजकताएं, क्योंकि अब भी बताएंगे प्राथमिक संयोजकता क्यों होती हैं। इसके बाद क्या है? इसके बाद अभी भी इनके कोष जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दान करने के कारण बाह्य कोष जो होते हैं वो रिक्त हो जाते हैं। तो रिक्त हो जाने के कारण क्या है? ये अपना बाह्य कोष में अक्रिय गैसों के समान स्थायी विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। कितना करेंगे? अक्रिय गैसों के समान स्थायी विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। अष्टक पूर्ण नहीं किया है इन्होंने, अक्रिय गैसों के समान स्थायी विन्यास प्राप्त करेंगे। तो अक्रिय गैसों के समान स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए ये लिगेंडों से क्या करेंगे? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेंगे। तो लिगेंडों से एकांकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं इस तरीके से। अब उसमें लिगेंड जो है वो अलग अलग संख्या में भी हो सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते, 2 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं। यानी ये लिगेंड जो है वो कम ज़्यादा संख्या में भरे जा सकते हैं। तो हमारे क्या बना लिया हमने? यहाँ पर लिगेंड, यहाँ पर लिगेंड लिख लिया, यहाँ पर लिगेंड लिख लिया, यहाँ पर लिगेंड लिख लिया, यहाँ पर लिगेंड लिख लिया। ये जो लिगेंड हैं वो उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इस प्रकार की भी संयोजकता ये पाई जाती है क्योंकि ये इसको इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं। तो दान करने का मतलब है यहाँ पर साझा कर रहे हैं, साझा करेंगे तो इसको संयोजकता कहेंगे। तो ये जो संयोजकता कही जाएगी वो कही जाएगी द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता। तो संकुल यौगिकों में 2 प्रकार की संयोजकता होती है। कौन कौन सी? एक होती है प्राथमिक संयोजकता, दूसरी होती है द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता होती है वो होती है आयनिक। कैसी होती है ये? आयनिक होती है। और अस्थायी होती है। आयनिक अस्थायी। कैसी होती है? आयनिक भी होगी और अस्थायी भी होगी। यह अनायनिक है और स्थायी है। कैसी है? स्थायी है। ठीक है। और इन्हीं अनायनिक और द्वितीयक संयोजकता के कारण जो परमाणु, अणु या यौगिक जो होते हैं वो जो केंद्रीय धातु आयन से जुड़ते हैं वो स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब आगे की बात कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लिगेंड जो है वो आयन भी लिगेंड का कार्य करने लगता है। आयन जो है वो लिगेंड का कार्य करने लगता है, क्योंकि अगर कभी कभी इन पे क्या होगा? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी हो गए तो ये क्या करेंगे? ये ऐसे करके लिगेंडों को हटा देंगे, हट जाएगा लिगेंड, और ये जो है वो एकांकी इलेक्ट्रॉन दान करके ये इसके द्वारा जुड़ जाएंगे। तो यह जो तत्व होता है वो आयनिक से भी जुड़ा हुआ है और प्राथमिक से भी जुड़ा हुआ है और द्वितीयक से भी जुड़ा हुआ है। तो ये क्या कारण है? इनका काम क्या है? अभी हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हो गया। कॉम्प्लेक्स को क्या करते हैं? हम बॉक्स के अंदर इन्वॉल्व कर देते हैं, रोक देते हैं। जब भी हम इसको क्या करेंगे? पानी में डिजोल्व करेंगे या इसको आयनित करेंगे तो ये वाली संयोजकताएं हैं, ये वाली संयोजकताएं टूट जाती हैं। अर्थात प्राथमिक संयोजकताएं धनायन और ऋणायनों में टूट जाती हैं, लेकिन जो द्वितीयक संयोजकताएं हैं वो धनायन ऋणायन में नहीं टूटती हैं, क्योंकि द्वितीयक संयोजकता क्या क्या हमने अनायनिक हैं और वो कैसी हैं? स्थायी हैं। लेकिन फिर भी आगे क्या होगा? जैसे ये हमारा लिगेंड है, ये हमारा यौगिक है, ये हमारा परमाणु है, ये हमारा आयन है। यह जो पदार्थ है, यह पदार्थ केंद्रीय धातु आयन के साथ, इसको क्या कहते हैं हम? केंद्रीय धातु आयन। केंद्र, क्योंकि केंद्र में लिखा हुआ है, तो केंद्रीय धातु आयन के साथ में 2 प्रकार की संयोजकता के कारण जुड़ा हुआ है। तो जब 2 प्रकार की संयोजकता के कारण जुड़ा हुआ है तो यह वाली संयोजकता तो टूटने की संभावित रहती है, टूटने के कगार पर रहती है। लेकिन ये लिगेंड ये जो है वो द्वितीयक संयोजकता से भी जुड़ा है, तो यह आयनित रूप में नहीं निकलता। अर्थात ये लिगेंड के रूप में भी कार्य करता है और आयन के रूप में भी कार्य करता है। तो इस प्रकार की घटनाएं बर्नर ने ये बताया है कि इस प्रकार की घटनाएं जिन किन्हीं पदार्थों में पाई जाती हैं तो वो पदार्थ जो होते हैं वो संकुल यौगिक कहलाते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। और इनका जो स्थायित्व है, इनका स्थायित्व वो कहाँ रहता है? इनका जो स्थायित्व होता है वो ठोस अवस्था और विलयन दोनों में रहता है। कैसे होते हैं? ये ठोस व विलयन दोनों में स्थायी हैं, दोनों में
स्थायी है। क्यों स्थायी है? क्योंकि ये तो आपके द्वितीयक संयोजकता से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अभी इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर का एग्जाम्पल हम आपको देखें एक, तो हमारे पास क्या हो गया, हमने ले लिया K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, प्लस हमने क्या किया, इनको हटा दे रहे हैं। अब हम आपको आगे की बात बताएंगे। लिगेंडों को इस तरीके से जोड़ा जाता है। तो लिगेंड जो है वो दो प्रकार के जुड़ जाते हैं, दो तरीके से जुड़ते हैं। तो वो कैसे जुड़ते हैं वो देखिए आगे आप। तो अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लिख लिया K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस और प्लस हमने ले लिया जल। तो जब इनको हम क्या करेंगे, कंसंट्रेट करके सांद्रण करेंगे, क्रिस्टलन करेंगे, क्या करें, इनका क्रिस्टलन करेंगे। तो जब क्रिस्टलन करेंगे तो क्या बनाएंगे, ये K2SO4 बनाएंगे, Al2SO4 बनाएंगे और 24SO4 का होल थ्राइस 24H2O बनाएंगे। तो ये जो बन जाता है उसका नाम है फिटकरी। लेकिन इसी प्रकार का हम दूसरा लवण जोड़ते हैं। दूसरा लवण हमने क्या जोड़ा, NaCN जोड़ा, ये भी लवण है, प्लस हमने AgCN जोड़ा। सही, लाइट चली गई है। अभी जो डिस्टरबेंस हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो लाइट के माध्यम से चलता है और फिलहाल कुछ समय के लिए एकदम लाइट चली गई। तो जब एकदम लाइट चली गई तो हमारा सिस्टम जो है वो कुछ समय के लिए क्या हो गया, रुक गया। ठीक है, तो सॉरी और माफ़ी चाहता हूँ मैं इस बात के लिए आपसे कि हमारा सिस्टम थोड़ी आपको कष्ट कर रहा है। कोई बात नहीं है। आगे क्या करेंगे, हमने एक लवण तो ये ले लिया और दूसरा लवण दे दिया AgCN। अब हमने इसको भी क्या किया, इसको भी मिलाया, यानी क्रिया की, यानी मिलाया या क्रिस्टलन किया। क्या करते हैं, हमने इसका भी क्रिस्टलन किया। और आप चाहें तो इसको जल के साथ भी कर सकते हैं, जल के साथ इसका क्या किया, क्रिस्टलन किया। तो ये क्या बनाएगा, ये कुछ इस तरीके से बनाएगा, NaAgCN का होल ट्वाइस। ठीक है, तो जब कोई दो लवण अलग अलग अनुपात में जल के साथ क्रिस्टलित की जाते हैं तो वो इस रूप में बने। अर्थात ये क्या है, जब तक ठोस अवस्था में रहेगा तब तो इनका स्थायित्व बना रहेगा, लेकिन जैसे ही हम इनको विलयन में डालेंगे तो वो विलयन में क्या हो जाते हैं, K प्लस में टूट जाएगा, SO4 2 माइनस में टूट जाएगा, एल्यूमिनियम प्लस के 3 आयन में टूट जाएगा, SO4 तो वापस टूट गया और H2O जो है वो जल के अंदर मिल जाएगा। अर्थात ये आयनित हो जाएंगे। इनको पुनः दोबारा हम फिटकरी के रूप में नहीं ला सकते। तो जिनका स्थायित्व जो है वो केवल ठोस अवस्था में रहता है, विलयन में नहीं रहता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, द्वैक लवण कहलाते हैं। तो फिटकरी क्या है, हमारा द्वैक लवण है। कैसे द्वैक लवण हो गया, क्योंकि एक लवण तो हमारा पास ये हो गया और दूसरा लवण हमारा ये हो गया। तो दोनों लवण जो हैं वो जब मिलकर के लवण से मिलकर के जब कोई पदार्थ बनाते हैं तो उन्हें द्वैक लवण कहते हैं, जिनका स्थायित्व केवल ठोस अवस्था में रहता है, विलयन में नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर भी हमारा क्या है, ये हमारा सोडियम का साइनाइड लवण है और ये हमारा क्या है, सिल्वर का साइनाइड लवण है। इन दोनों लवणों को भी जब जोड़ा जाता है तो वो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। तो जब प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, जिसमें से इसको तो निकाला जा सकता है। अर्थात इसको क्या करेंगे, जैसे ही हम पानी में घोलेंगे तो ये क्या करेगा, Na+ बना के अलग हो जाएगा, प्लस AgCN का होल ट्वाइस और पूरे कॉम्प्लेक्स पर माइनस का एक आवेश आएगा। अर्थात ये अभी भी कैसा है, स्थायी है। कैसा ये, स्थायी है। तो स्थायी होने के कारण क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, संकुल कहते हैं। अर्थात संकुल मीन्स कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्योंकि अभी हमारे बर्नर से वैज्ञानिक ने बताया कि जो इसमें लिगेंड होते हैं, यानी ये जो हमारा CN है वो केंद्रीय धातु आयन सिल्वर से उपसहसंयोजी बंध द्वारा भी जुड़ा है और आयनिक बंध द्वारा भी जुड़ा है। तो ये ठोस अवस्था और विलयन दोनों में स्थायी होते हैं। ये केवल ठोस अवस्था में होते हैं, विलयन में स्थायी नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के भ्रम को भी दूर किया कि द्वैक लवण क्या होते हैं, ये भी द्वैक लवण होते हैं, वो भी द्वैक लवण होते हैं। तो द्वैक लवणों में केवल क्रिस्टलन जल के द्वारा कॉम्बिनेशन होता है
और जो हमारे संकुल होते हैं उनमें उपसंयोजी बंध और आयनिक बंध दोनों के द्वारा कॉम्बिनेशन होता है। तो जो पदार्थ जो हैं, जो पदार्थ दूसरे पदार्थों के साथ में आयनिक बंध के अलावा उपसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संकुल कहते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे की चर्चा हम जो है वो अगले वीडियो में करेंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दें, यह आपसे विनम्र निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।